એવા જ એક આઈપીએસ અધિકારી જે મૂળ રાજસ્થાનની મરુધરાના રહેવાસી છે, આઈપીએસ શ્રી પ્રવીણ મીણા સાહેબ. નમસ્કાર સર. થેન્ક યુ જેડી, સ્વાગત છે. મેં આપની ઘણી બધી પ્રશંસા સાંભળી જ્યારે આપના જિલ્લામાં આવતો હતો, અને કેટલાક મિત્રો એવું પણ કહ્યું કે સાહેબનું કાંઈ નક્કી નહીં, ક્યારેક સાયકલ લઈને પણ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી જાય છે સડનલી ચેક કરવા માટે. हाँ सही है. थोड़ा उससे फिटनेस भी रह जाती है. कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि मैं साइकिलिंग करने निकला होता हूँ और कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो रिटर्न में वो पुलिस स्टेशन आ रहा होता है, तो गाड़ी में बुलाऊँ और पुलिस स्टेशन जाऊँ, उससे पहले तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँच सकता हूँ. तो ऐसे संजोग बन जाते हैं कि साइकिलिंग करते करते पुलिस स्टेशन जाना पड़े. તમારી આવી એન્ટ્રીથી ક્યારેક ગડબડી થઈ જતી હશે? नहीं, इनफैक्ट किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कौन आया है. कभी कभी तो कांस्टेबल्स को भी पता नहीं चलता कौन आ गया. उनको लगता है कि ठीक है कोई आया होगा. जब ध्यान से देखते हैं तब समझ में आता है नहीं नहीं ये तो एसपी साहब थे. ठीक है, तो हाँ रहता है, मतलब उनको भी नहीं पता, उनको भी वही कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रोटोकॉल क्या होता है. जनरली अगर एसपी जा रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के जाता है, तो वो लोग आते हैं साइड में खड़े होकर सल्यूट करते हैं. अब यहाँ पे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब तो साइकिल पे खुद ही जा रहे हैं, अब कैसे करना है वो. बट ठीक है, वो तो मेरा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि मैं साइकिलिंग करते करते पहुँच जाता हूँ. जनरली एसपी जनरली एक यूनिफॉर्म में और गाड़ी के साथ बैठ जाते हैं. कभी कभी ऐसा हुआ, कभी रेयर सर्कमस्टेंसेस में हुआ है. ચલો, अच्छी बात है सर. कितना बदला है लाइफस्टाइल, कितनी बदली है, જીવન તમારું કેટલું બદલાયું છે બિફોર આઈપીએસ અને આફ્ટર આઈપીએસ? અરે ઘણું બધું બદલાઈ ગયું છે. અત્યારે તો સાંજથી સવારથી સાંજ સુધી અમારો બિઝી રહે છે, અને લગ્ન પણ થઈ ગયા. આઈપીએસ બન્યા ત્યારે મારે લગ્ન નથી થયા હતા, અને આઈપીએસ બન્યા પછી તો લગ્ન પણ થઈ ગયા, તો ઘણું ફેર આવી ગયું છે. પહેલાં તો હું પોતે કોલેજ સ્ટુડન્ટ જેવો ફીલ કરતો હતો કે હું અત્યારે તો ભણું છું, અભ્યાસ કરું છું. જ્યારે પ્રિપરેશન કરતા હતા ત્યારે પણ હું શીખતો હતો, પણ અત્યાર સુધીની જો સિખલાઈ છે એનું અમલીકરણ આઈપીએસમાં આવ્યા પછી કરવું પડે છે. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीનો जो ભાર છે અને જો પરિવાર તરફે સમાજ તરફે એનો આવાજ થયો છે આઈપીએસમાં આવ્યા પછી. અને જો પોઝિટિવ ચેન્જ છે, એવું લાગ્યું છે કે એક ફેઝમાંથી એક નવો ફેઝમાં અમે લોકો એન્ટર કરી ગયા છીએ. ફેમિલી બેકગ્રાउंड શું છે સાહેબ આપનો? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर हैं वो राजस्थान में अलवर में कुंडला करके गांव है, वहाँ पे पढ़े थे. तो मेरे फादर एकदम ग्रास रूट से उठे हैं. उनके बाद उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, वो भी सिविल सर्विसेज उन्होंने क्रैक किया. इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने एंट्री ली, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र और गुजरात और इस जगह रही. तो मेरी परवरिश हुई है वो, मेरे फादर फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट थे, मैं एक तरीके से सेकंड जनरेशन सिविल सर्वेंट हूँ. तो मेरी परवरिश उनको देखते हुए हुई, और उनसे मुझे काफ़ी समझ में आया कि भाई सिविल सर्विसेज में क्या उसके पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं. वो दोनों उनकी लाइफस्टाइल और उनके जो एक्सपीरियंस थे उसको देख के समझ में आया. फादर की जॉब गुजरात में रही आपने जैसे बताया, तो आपका कनेक्शन गुजरात का पहले से है? बिल्कुल, थोड़ा है. यहाँ पे अहमदाबाद में भी थोड़े टाइम पढ़ाई की थी, जामनगर में भी जब मेरे फादर पोस्टेड थे तब भी पढ़ाई की थी, राजकोट में मेरे फादर भी पोस्टेड थे. तो जब मेरी नौकरी राजकोट में आई एज डीसीपी जोन 1, तो तब पापा के कॉन्टैक्ट्स भी वहाँ पे काम आए कि हाँ वहाँ से उन लोगों के साथ भी थोड़ा सा फिर मिलना जुलना, थोड़ा फीडबैक लेना रहता था. गुजराती सीखने में भी आसानी रही होगी? नहीं, गुजराती तो नौकरी में आने के बाद ही सीखे, क्योंकि गुजराती और थोड़ी जो मारवाड़ी है वो थोड़ी मिलती जुलती है. વાત સાચી છે આપની, પણ મારો જો અગર આપ પ્રોફાઇલ જો તો ખરેખર હું રાજસ્થાનમાં ઘણા સમય રહ્યા નથી. બહાર વધારે રહ્યા છે? બહાર મહારાષ્ટ્રમાં રહ્યા, એના પછી દિલ્હીમાં રહ્યા, થોડા વખત બિહારમાં પણ હું હતો. તો મારો पैन इंडियन છે મારું प्रोफाइल. तो राजस्थान में भी मैं जितने टाइम रहा था मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. तो उस टाइम में मैं राजस्थान में लोगों के साथ नहीं मिला, एक कमरे में ही बंद थे. यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़्यादा आपको घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है, तो हम लोग एक कमरे में ही बंद होकर पढ़ रहे थे. तो राजस्थान में भी जितना टाइम रहा हूँ एक कमरे में ही बंद रहा हूँ. આપ સૌથી પહેલાં જ્યારે આપને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે આઈપીએસમાં આપ ક્લિયર થઈ ગયા છો, એ દિવસની મેમરી યાદ છે? આમ શું ખ્યાલ આવ્યો તો મનમાં? बिल्कुल, बहुत ऐसा मिक्स्ड फीलिंग्स थी, क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आप
मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे और हर बार ही रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो इस बार भी ऐसा था कि नहीं आया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर फाइनली जब आ जाता है तो एकदम से रहता है कि नहीं, अब आपका जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन इसी दौरान उस सपने को कहीं ना कहीं मैंने साइड में भी रख दिया था। जब रिज़ल्ट आया मैंने आशा छोड़ दी थी सही मायने में तो, और मैं बॉम्बे चला गया था अपनी नौकरी करने, जॉब करने। तो मैं HDFC में था जिस दिन न्यूज़ आई, तो मैं अपनी जॉब में ही था। तो वहाँ पे भी अच्छे दोस्त थे और हम एक दोस्ती हो गई थी। जो काम था उसमें बहुत मज़ा आने लगा था। स्टार्टअप जैसा काम था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही थी तो सीखने भी बहुत मिल रहा था। तो जो ग्रोथ मेरी वहाँ हुई तो फिर ऐसा लगा नहीं यार ये भी अच्छा था, मज़ा आ रहा था। बट ठीक है, फाइनली अब सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। एकदम से जो एक होता है कि कॉल्स आने शुरू हो गए, काफ़ी लोगों के कॉल्स आए। बहुत ही अलग माहौल था और बहुत ही खुशी वाला माहौल था। લોકોનો જોવાનો અને બિહેવિયર કરવાનો તરીકો પણ બદલાઈ જાય છે સર. ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी कॉल नहीं किया उन्होंने भी कॉल किया। फिर ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, इसको क्या ह्यूमन नेचर है। ગુજરાતમાં ક્યાં ક્યાં આપે ફરજ બજાવી છે? અત્યાર સુધી સૌથી પહેલાં તો મારું પ્રોબેશનલ પીરિયડ ગીર સોમનાથમાં થયું હતું। એમાં તાલાલામાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પોલીસ સ્ટેશન ચલાવ્યું હતું હું 3 થી 4 મહિના। એના પછી વિરમગામમાં SDPO સબ ડિવિઝનલ પોલીસ ઓફિસર તરીકે મારી પોસ્ટિંગ હતી। ત્યાં હું 1.5 વર્ષ સુધી નોકરી કરી। એના પછી રાજકોટમાં DCP ઝોન 1 તરીકે મારી પોસ્ટિંગ થઈ। ત્યાં 2.5 વર્ષ જેટલી મારી નોકરી હતી અને એના પછી આનંદમાં છેલ્લા 6 થી 7 મહિના થઈ ગયું છે। તો અત્યારે આનંદમાં ફરજ બજાવું છું। આણંદમાં ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં પણ કોઈ ગુનાઓ બને છે, પણ આણંદમાં ગુનાઓ બનવાની થોડીક પેટર્ન અલગ હોય એવું આપને લાગે છે? બાકી વાત સાચી, ઘણો પેટર્ન અલગ છે, કેમ કે અહીંયાના લોકો છે આ NRI છે। તો જોવા જાઓ તો એની ખોટી પાવર ઓફ અટર્ની બનાવીને લોકો જમીનનો કબજો પણ લઈ લીધા છે। એના સિવાય ખોટો પાસપોર્ટ થઈ ગયું અને બહાર જવાની પદ્ધતિ હોય યા ઈચ્છા ધરાવતા લોકો ખોટી માર્કશીટ પણ બનાવે છે। તો માથાકૂટ ઓછી છે, પણ તેમ છતાં તમે જો તો વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ છે આ વધારે છે। કારણ કે મોટાભાગના લોકો અહીંયા NRI છે, NRI સમૃદ્ધ છે, સંપન્ન છે, કાયદાના જાણકાર છે થોડા, તો એને ખબર છે કે શું નથી કરવાનું, અને જો છોટા મોટા માથાકૂટ છે એમાં પડતા નથી, પણ જો વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ છે એના પ્રમાણ વધારે છે। પાછું વિદ્યાનગર પણ છે, એક સ્ટુડન્ટ હબ છે, અહીંયા ગુજરાતમાંથી પણ ગુજરાત બહારથી પણ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ આવે છે, તો એ લોકોને લઈને પણ ખાસું એક્ટિવ રહેવું પડતું હશે। ઘણી વખત જો સ્ટુડન્ટ્સમાં જો પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, યુનિવર્સિટીમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, તો અમે લોકો ત્યાં જઈને પણ એમનો સમાધાન અને નિરાકરણ કરતા હોય છે। અને અમે લોકો આ પણ થોડા સંવેદનશીલ છે આ સંદર્ભમાં કે સ્ટુડન્ટ્સ છે એને ભવિષ્યમાં કોઈ અસર ના થાય, તો એવી રીતે કોઈ કામગીરી નથી કરવાની કે ભાઈ એને લાઈફ બિગડી જાય। એને એક જો તક મળવા જોઈએ, એક મોકા મળવા જોઈએ, એક સેકન્ડ ચાન્સ જો મળવા જોઈએ, આ ના મળે તો આ સંવેદનશીલતા પણ રાખવી પડે છે વિદ્યાનગર। એક્ઝેક્ટલી। આણંદ જિલ્લા અથવા આના પહેલાં કોઈ એવી ઘટના બની જેનું ઇન્વેસ્ટિગેશન તમને હંમેશા યાદ રહે, અથવા તો એમાં બહુ મહેનત કરવી પડી હોય? एक विरमगाम का हमारा 302 का गुना है, वो मुझे काफ़ी याद है। काफ़ी मुश्किल केस था। 302 एकदम लास्ट में लेट नाइट मुझे खबर पड़ती है कि ऐसे एक बॉडी मिली है। हम वहाँ पहुँचते हैं, बॉडी की ओलखान करते हैं, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था क्योंकि जो आरोपी थे उनकी जो आइडेंटिटी हुई, उनको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगा, और आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद ये भी पता चला, ये भी शक्का आई कि ये लोग बांग्लादेशी हो सकते हैं, और जो आधार कार्ड हमको मिले हैं ये सारे खोटे आधार कार्ड हैं। तो हमको ये शक हुआ कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है बनी सकेगी या खोटी आइडेंटिटी હોય અને બાય ચાન્સ થોડી મહેનત કરી તો અમે વ્યવસ્થિત ચોક્કસ ખબર પડી ગઈ આ લોકો ક્યાં રહે છે, અત્યારે ક્યાં રહે છે, એની આઈડેન્ટિટી શું છે। અને સંજોગવશ જ્યાં વેસ્ટ બેંગોલમાં જ્યાં રહેતો હતો ત્યાં મારા બેચમેટ ફરજ બજાવતા હતા। તો અમે સૌભાગ્ય કહીએ કે ભાઈ હું એમને કોલ કર્યું અને એને તરત જ આરોપીને પકડી પાડ્યા।
અને એક દિવસ પણ મોડું થઈ જતા હોય તો આ આરોપી બાંગ્લાદેશમાં જવાની શક્યતા પૂરી હતી. ક્યારેક બેચમેન્ટનો આ બેનિફિટ પણ થાય. હા, તો આઈપીએસમાં આ બેનિફિટ છે કે અમારો નેટवर्क આખા દેશમાં હોય છે. तो ऐसा लग आ जाता है कि भाई आरोपी आपके बैचमेट के एरिया में है तो आप भगवान को थैंक यू बोलते और उसको बोलते हुए पकड़ के दे दे. આપણે એક મર્ડરની અને ડેડ બોડીની વાત કરી. ઘણી બધી વાર સર એવી પણ ઘટનાઓ બનતી હોય છે કે કોઈના પરિવારમાં કોઈ અંગત અદાવતમાં કોઈનું મર્ડર થઈ ગયું, પછી એ લોકો સ્વાભાવિક છે કે હમણાં આક્રોશ હોય, ગુસ્સો હોય તો ડેડ બોડી સ્વીકારવાની ના પાડી દે કે ભાઈ તમે તાત્કાલિક આરોપીને પકડો. સામે પોલીસ માટે પણ એટલું ટફ હોય કારણ કે પેલા આરોપી કોણ છે, ક્યાં છે, બધું જાણવું. એ જે કન્ડિશન હોય છે એને પછી કેવી રીતે ટેકલ કરવી પડે? આ કન્ડિશન સામાન્ય છે, પણ એમાં જ્યારે લોકોને કોન્ફિડન્સ ના હોય પોલીસો ઉપર ત્યારે આ ઊભી થાય છે. અને એની સાથે બેઠીને આપ વાતચીત કરો, એને સમજાવો કે તમે ફરિયાદ કેવી રીતે લીધી છે અને જ્યારે આ આરોપી અટક થશે તો એને કેટલી બધી મુશ્किलें પડશે. तो जब इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं फरियाद व्यवस्थित ली है, कार्रवाई एकदम सही की है, किसी को फेवर करने की कोशिश नहीं की गई है, તો જ્યારે એને સમાજના આગેવાનોને કોન્ફિડન્સ આવી જાય કે નહીં પોલીસ પોતાની કામગીરી એકદમ સારી રીતે કરે છે તો એના પછી અમે સંપૂર્ણ સહયોગ મળે છે એના તરફથી. પોલીસે આવી બધી ઘટનાઓમાં ક્યારેક સામાજિક આગેવાનોનો પણ સહારો લેવો પડે છે એના ફેમિલીને સમજાવવા માટે. મોબાઈલ ચોરીની ઘટનાઓ રોજબરોજની આપણે જોઈએ છે કે વધી ગઈ છે, પણ મેં એ પણ જાણ્યું કે આપણા જિલ્લામાં આપે આ બાબતને ખૂબ ગંભીરતાથી લીધી છે અને ઘણા બધા મોબાઈલ ચોરીના પણ આપણે રિકવર કર્યા છે. તો એ જે ટેકનિક છે એ શું ટેકનિક છે, એમાં શું તમે નવું કરી શક્યા છો? ઓકે, તો આનંદમાં આવ્યા પછી હું જોતો હતો કે જો મોબાઈલની રિકવરી છે આ ઓછી છે, તો એક ગૂગલ શીટ ઉપર એક આખું ડાટાબેઝ બનાવવામાં આવ્યું જેમાં દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં કેટલા ફોન ગયા છે, એનો IMEI નંબર શું છે, એને જો છેલ્લી વખત જો વિગત માંગી હતી મોબાઈલ ઓપરેટર દ્વારા ક્યારે માંગવામાં આવી હતી અને ક્યારે ખોવાઈ ગયો હતો અને વિગત પણ માંગી તો ક્યારે માંગી. તો આ તમામ જો ડેટા છે એનો એકત્રિત કરવામાં આવ્યું, એના પછી ફોલોઅપ લેવામાં આવ્યો છે અને એનાથી શું થાય છે મહિનામાં એક વખત આ કામગીરી કરો તો પણ માણસોનો જો મારા માણસ છે આપ માની લો કે ઓછામાં ઓછા 400 થી 500 અત્યારે મોબાઈલની ડિટેલ દરેક મહિનામાં આવે છે, લેકિન આ તમામ કાર્યવાહી છે 3 થી 4 દિવસમાં પતી જાય છે. એના પછી અમે जो रूटीन काम છે એમાં ધ્યાન પણ આપી શકાય और जो 4 से 5 दिन में पूरी कार्रवाई हो जाती है ये भी इतनी व्यवस्थित तरीके से होती है कि इसमें मैक्सिमम जो एक्टिव होते हैं हम लोग फ़ोन्स एक्टिव होते हैं हम उसको परत लाने में सक्षम रहे हैं. तो अभी तक मेरा जहाँ तक अनुमान है हम 600 तक फ़ोन वापस ले आए हैं. આ સિવાય પણ આપણી CCTVને લઈને પણ કામગીરી કરી છે. અમારે આજકાલ ઘણા બધા આરોપીઓને ખબર પડી ગઈ છે કે ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ પોલીસ વધારે કરે છે. એના કારણે જો આ ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના સોર્सेस છે જેવો કે મોબાઈલ ફોન થઈ ગયું અથવા તો એમનો કોઈ કમ્પ્યુટર થઈ ગયું, ઇન્ટરનેટ થઈ ગયું, એના ઉપયોગ ઓછા કરે છે અત્યારે આરોપીઓ. પણ જો ઘરફોડ જેવો કિસ્સા છે તો એમાં અમે पहले जो तपास હતી एना जो एक जो सिस्टम है या एक इसकी जो रीत है वो हमको भी थोड़ी तपास करने का तरीका बदलना पड़ रहा है. तो इसमें अभी जो नवा बनाव बने છે એમાં CCTVની जो ઉપયોગિતા છે આ વધી ગઈ છે અને અમે લોકો ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ કે CCTVનો નેટવર્ક जो છે જેટલી પ્રમાણમાં વધે એટલું डिटेक्शन અમારો પણ થાય. तो सरकार की अपनी लिमिटेशन है, सरकार भी अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रही है कि विश्वास प्रोजेक्ट है सरकार का, उसमें हमने कवरेज किया है, उसमें हमने हाईवेज़ कवर किए हैं, जो आनंद टाउन के इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं वो कवर किए हैं. विश्वास 2.0 भी प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी की जो करंट सरकार है वो विश्वास 2.0 को भी बढ़ाने वाली है. लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है. તો જ્યારે હું પણ જાઉં છું વિલેજ વિઝિટમાં તો હું પણ સમાજના આગેવાનો અને સરપંચ જોડે હું બેસીને એને રજૂઆત કરું છું અને લોકોને એટલા સહયોગ છે, ખાસ કરીને એવા ગામોમાં જેમાં NRIનું પ્રમાણ સંખ્યા વધારે છે, કેમ કે એમાં લોકો પણ સંપન્ન છે, એમાં ઘરો પણ घर पे थोड़ा अकेला रहता है या फिर कोई उसमें रहता नहीं है. से जो गांव है
वहाँ पे भी हमने सरपंचों के साथ, आगेवानों के साथ मिलकर सीसीटीवी के कवरेज को बढ़ाया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने मैपिंग की है। एक एप्लीकेशन थी, उसमें सबने मैपिंग की कि भाई कल को गुनाह होता है तो मैं गुनाह के स्थल पे जाके देख सकता हूँ कि हाँ इस रोड पे आगे जाके ये एक मैप सीसीटीवी इस तरफ, ये सीसीटीवी इस तरफ ये है। तो आपको वहीं इस स्थल से ही बैठ के पता चल जाता है कि सीसीटीवी कहाँ पे है। और आपको सीसीटीवी कहाँ पे है वो तो पता चलता है, उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि कहाँ पे नहीं है। तो जहाँ नहीं है वहाँ हम फिर मीटिंग करते हैं। मेरे एसडीपीओज भी जाते हैं, वो भी मीटिंग करते हैं। हमारे सीपीआई हैं, सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर्स, वो भी जाके मीटिंग करते हैं। और लोगों के साथ संकलन में रह के हम ट्राई करा रहे हैं जो ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमको लगता है कि ज़रूरत है, जहाँ पे लोक भागीदारी से अगर हम सीसीटीवी लगा पाएँ। तो हमने लोक भागीदारी से भी बहुत सारे सीसीटीवी अभी लगाए हैं। આપને પહેલાંના પોલીસિંગ અને અત્યારના પોલીસિંગમાં અને ખાસ કરીને લોકો વચ્ચે અને પોલીસ વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે જે પહેલાં ને અત્યારે એમાં કંઈ તફાવત દેખાય છે કે હવે લોકો આસાનીથી પોલીસ સાથે વાતચીત કરી શકે છે, ગભરાતા નથી? सबसे पहले तो अब घबराने वाली कोई बात रही नहीं है। आप लोग जो देश की जनता है वो 100 नंबर पे कहीं पे भी कॉल करे तो पुलिस को कोई भी जानकारी देनी हो उनको दे सकते हैं और उस पर हमें कार्रवाई भी करनी पड़ती है। साथ साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे कि EFIR हो गया, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर हो गई 1930। इस पे आप डायरेक्ट फेसलेस तरीके से अपने कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से आप अपनी EFIR रजिस्टर करा सकते हैं या अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जिस पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई अब कंप्लेंट करनी है, अर्जी भी देनी है, वो भी आप पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। फिर भी कई ऐसे मैटर होते हैं जो आप किसी अर्जी के माध्यम से या EFIR या 1930 की हेल्पलाइन के माध्यम से नहीं कर सकते। ऐसे किस्से में आनंद की जनता खैर काफ़ी जागरूक है, वो आती भी है। आप भी अपने लोकल पुलिस के पास जाइए, अपने पुलिस अधीक्षक के पास जाइए, SDPOs के पास जाइए, थाना अधिकारी के पास जाइए, वो लोग बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। आजकल की जो पुलिस है काफ़ी संवेदनशील हो गई है, लोगों की बात भी सुनती है। तो आजकल जो घबराने वाली जैसी कोई बात रही नहीं है। बिल्कुल आप जाइए, अपनी रजूआत रखिए, अपनी अर्जी जो है एकदम रूबरू गई है और आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। कम से कम गुजरात की जो पुलिस का कल्चर देखा है वो बात सुनती है। ये बात बोलना गलत होगा कि गुजरात पुलिस नहीं सुनती है, बात बोलना गलत होगा। बहुत सारे लोग हैं सर जो UPSC या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो कभी कभी हार जाते हैं कुछ लेवल पे जाके। हाँ। उनको मोटिवेशन मिले, उनके लिए आप क्या मैसेज दें? देखिए, मैं खुद जब प्रिपरेशन कर रहा था, हमारा जो UPSC जो भी देता है, पहले प्रीलिम्स देना होता है, फिर मेंस देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू आता है। तो मैंने खुद 3 इंटरव्यू दिए, 3 बार फेल हुआ। तो मुझे समझ में आता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कैसे पूरे साल दर साल चलती रहती है और फेल हो गई तो वापस से शुरू होती है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और कोई फेल हो जाए तो उसका सीधी सी बात में आत्म मनोबल गिरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि आपने UPSC की तैयारी शुरू की तो क्यों की, और आपके अंदर जो इच्छा है कि कुछ कर दिखाने की, एक समाज में एक डिफरेंस लाने की, एक समाज के लिए काम करने की, एक ऐसा काम करने का मौका मिलता है UPSC में जिससे आपके जीवन को एक मीनिंग मिले, एक अर्थ मिले। ये हर सर्विसेज में मौका नहीं मिलता है। साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSC ही दुनिया है। UPSC बहुत अच्छी सर्विसेज के दरवाजे खोलती है। ऐसी सर्विसेज सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियां हैं, जैसे स्टार्टअप्स में भी आप जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्राइवेट भी होती हैं, NGOs भी होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता है। तो UPSC ज़रूर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अंत नहीं है, उसके आगे भी दुनिया होती है। तो आप जो भी UPSC की तैयारी कर रहा है पूरे दिल से करे, एक स्ट्रैटेजिकली करे, सोच समझ के करे, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके करे और कंसिस्टेंसी के साथ। इंटेलिजेंस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बट उसके बाद भी नहीं हो तो आपका लक ख़राब हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करिए। और जीवन में जो आप करना चाहते हैं उसके कई रास्ते होते हैं, UPSC एक रास्ता है। तो बाकी रास्तों पे भी चलना सीखें और उसकी भी आदत डालें। लास्ट क्वेश्चन है सर, पुलिस पेट्रोलिंग દિવસ પર કરે છે
રાત્રે પણ કરે છે. તો પેટ્રોલિંગમાં પોલીસની મોટી શું જવાબદારી હોય છે, શું બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે? બપોરની પેટ્રોલિંગમાં અમે લોકોને જો પ્રાયોરિટીઝ હોય છે આ ઘણી બધી ડિફરન્ટ હોય છે, અને રાત્રિના પેટ્રોલિંગમાં ડિફરન્ટ હોય છે. દિવસની पेट्रोलिंग में हमें लोग जो है कि भाई जो रोमियो टाइप के जो लड़के हैं उन टाइप पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा नज़र रखते हैं कि, और पार्किंग की व्यवस्था कैसी है उस पर ज़्यादा नज़र रखते हैं कि कोई इश्यूज़ तो नहीं बन रहा, कोई छोटा मोटा झगड़ा तो नहीं हो रहा, ये उस टाइप की पेट्रोलिंग तो दोपहर में ज़्यादा होती है. बट रात में जो लुखे होते हैं, रोमियो होते हैं, उनका प्रमाण एकदम कम हो जाता है. पार्किंग के इश्यूज़ नहीं होते, ट्रैफिक के इश्यूज़ नहीं होते हैं. लेकिन रात में होते हैं कि जो बाइक्स पे घूम रहे होते हैं या तो तेज़ चला रहे होते हैं या बिना किसी रीज़न के बाहर होते हैं या कुछ शंकास्पद गतिविधि कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा नज़र रखी जाती है. उल्टा जब आनंद में अभी हमने एक गैंग पकड़ी थी जिसमें टोटल 15 गुना जो रजिस्टर्ड थे भरूच के, बड़ौदा के और आनंद के, जहाँ तक मुझे याद है मोटा वो हमने डिटेक्ट किए थे, घर फोड़ थी. तो ये जो डिटेक्शन हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ जो रात की पेट्रोलिंग के आधार पे हुआ है. इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमें नहीं मिल रही थी, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी नहीं मिल रही थी. लेकिन रात की जो हमारी पेट्रोलिंग थी हमने इतनी टाइट की कि हमें फिर फाइनली एक बाइक पे हमें 3 आरोपी पकड़े गए, उसमें से 2 हमारे हाथ में आए, तो एक भाग गया है. ये जो पेट्रोलिंग है तो रात की पेट्रोलिंग वो इस टाइप के जो गुनाह होती है, इस टाइप के आरोपियों को पकड़ने में काम आती है. सक्सेस भी मिला है हमें. થેન્ક યુ સો મચ સર, આપનો કિંમતી સમય આપવા માટે, અને આપ આ જ રીતે હકારાત્મક અભિગમ સાથે આગળ વધતા રહો, અને ગુજરાત પોલીસને અને ગુજરાતના લોકોને પણ આપ જેવા ઓફિસર્સ ઉપર ગર્વ છે. તો દોસ્તો, આ હતા આઈપીએસ શ્રી પ્રવીણ મીણા. આવતા સપ્તાહે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે ફરીથી મળીશું અને કહાની પણ નવી હશે. થેન્ક યુ.